Hey future learners, how are you? Hope all good. Welcome back in our official YouTube channel Kautilya Law Institute. Today we will discuss about the critical reasoning, logical reasoning. It is the main important part of CLAT, right? बच्चे ये CLAT का सबसे important part है. बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आती है कि सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कैसे सॉल्व करने चाहिए. आज इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट, बच्चों को यही नहीं पता कि क्रिटिकल रीजनिंग होती क्या है एक्चुअल में, लॉजिकल रीजनिंग होती क्या है. अब क्वेश्चन को सॉल्व करना तो हम जब स्टार्ट करेंगे जब हमें पता हो कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं. हमें थोड़ा बहुत पता होता है और हम लग जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने. ऐसा नहीं बच्चे, आपको आज मैं डिटेल से बताता हूं एक्चुअल में क्रिटिकल रीजनिंग होती क्या है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए, एक्चुअल में ये है क्या. चलिए बच्चे शुरू करते हैं. बेटा फर्स्ट, व्हाट इज द लॉजिकल रीजनिंग. कुछ कहते हैं सर ये वर्बल है, नॉन वर्बल का पार्ट है, एनालिटिकल का पार्ट है, स्पेशल रीजनिंग का पार्ट है, एनालॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, कंडीशनल रीजनिंग का पार्ट है. सबके अपने अलग अलग मत हैं कि सर ये चीज है, ये चीज है. एक्चुअल में बेटा लॉजिकल रीजनिंग बड़ा सिंपल सा एक पॉइंट है. लॉजिकल रीजनिंग किसी भी चीज को लॉजिकली सॉल्व करना, लॉजिक के साथ उस चीज को सॉल्व करना, लॉजिक के साथ उस चीज को बताना, दैट कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग. एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को. If the statement is everything outside is wet because it is raining and a person realizes he left his shoes outside, logical reasoning would reach the conclusion that his shoes are wet, his shoes are outside, everything outside is wet due to the rain. अब ये बच्चे यहां पर एक चीज बताता है कि अगर बाहर सारी चीज गीली है और हम बाहर जो है थे, बाहर बारिश के कारण सब कुछ गीला है, अगर मैं अपने जूतों को, अपने फुटवेयर्स को एज इट इज घर के अंदर ले आता हूं तो मैं रियलाइज करूंगा कि भाई बाहर तो सारी जगह गीला था, लेकिन मैं अगर घर के अंदर ले आऊंगा, घर के अंदर अपने फुटवेयर्स को लेके आ जाता हूं तो अंदर भी सारा गीला हो जाएगा. तो इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, अपने फुटवेयर्स को बाहर निकालना चाहिए. फुटवेयर्स अगर मैं बाहर निकालता हूं, क्यों? क्योंकि मेरा लॉजिकल सेंस ये कहता है भैया बाहर सारी जगह गीला था बारिश के कारण. अगर बारिश के कारण सब कुछ गीला था तो जूते भी हमारे गीले होंगे, फुटवेयर्स भी गीले होंगे, तो मुझे उन शूज को क्या करना चाहिए, बाहर रख देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए. तो ये मेरी लॉजिकल सेंस ने क्रिएट करा, लॉजिकल सेंस ने मुझे ये बताया, राइट. तो लॉजिकल सेंस बेसिकली किसी भी चीज को लॉजिकली सोचने से है. अब इसको एक एग्जांपल से मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा. बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा. सपोज कीजिए बच्चे आपके पास यहां पर 3 एप्पल हैं और 4 मैंगो हैं. 3 एप्पल हैं और 4 मैंगो हैं. आपने क्या करा, इन दोनों को लिया और बैग में डाल दिया. अब बेटा आपके पास जो फ्रूट हैं वो टोटल फ्रूट है कितने बैग के अंदर, 7 फ्रूट है. 3 + 4 देन इक्वल टू 7. 7 फ्रूट है. अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या ये 8 हो सकते हैं, क्या ये 9 हो सकते हैं, क्या ये 4 हो सकते हैं? नहीं, ये 7 है तो 7 ही रहेंगे, राइट. ये है मेरा पहला एग्जांपल जो आगे चल के आपको समझ में आएगा मैंने ये क्यों दिया है. इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो को स्टार्ट टू लास्ट आपको देखना है. अब अगला एग्जांपल है. अगले एग्जांपल को आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि यहां पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं. इसको मैं अभी आपको समझाता हूं ये क्या चीज है. सपोज कीजिए आप अपने घर पे हैं और जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, आप अपने घर के अंदर हैं, जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं आप देखते हैं बेटा सारी जगह क्या हो रखा है, बाहर तो वेट है, गीला है. अब वेट है, गीला है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या जाएगा, सबसे पहले दिमाग में ये जाएगा कि शायद हो सकता है बारिश आई हो, या सेकंड पॉइंट हो सकता है किसी ने बाहर का एरिया वॉश करा हो, या थर्ड पॉइंट हो सकता है कोई वाटर टैंकर यहां से गया हो और उसका नोजल ओपन हो जिसके कारण क्या आ गई है, यहां पानी गिर गया है. या हो सकता है किसी ने गार्डन में पानी दिया हो, गार्डन में पानी दिया हो जिसके कारण यहां पानी आ गया. अब यहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कंपेयर टू फर्स्ट एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल में क्या हुआ था, फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास कंफर्म था कि हमारे पास टोटल कितने फ्रूट हैं, 7 फ्रूट हैं.
स्पेसिफिक आइडिया पे आ गए थे। लेकिन यहां पर क्या हो गया है, हमारे पास इस पॉइंट में प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं, कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं आ पाया कि सर ये हुआ होगा। क्यों? क्योंकि काम हुआ है तब जब आप घर के अंदर थे, जैसे ही आप बाहर आए आपने देखा, आपकी आंखों के सामने नहीं हुआ, तो आप पॉसिबिलिटी के साथ बोल सकते हो, आप कंफर्म थोड़ी ना हो। चलिए इसको समझाता हूं मैं आपको एक 18th सेंचुरी आइडिया ऑफ इंडक्शन एंड डिडक्शन से। अभी इंडक्शन और डिडक्शन क्या होता है ये आपको अभी चलकर क्लियर हो जाएगा, और ये एग्जांपल मैंने क्यों दिए ये भी आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि ये एग्जांपल मैंने आपको क्यों दिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा यहां पर ये एक जर्नलाइजेशन है और ये बहुत सारा डाटा है, काफी डाटा है यहां पर, और आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक पिरामिड को उल्टा कर रखा है ऐसे। हमने क्या करा, इस डाटा को रीड करा, और रीड करने के बाद हम एक स्पेसिफिक आइडिया की तरफ आ गए। हमने बहुत सारा डाटा रीड करा और डाटा रीड करने के बाद हम एक स्पेसिफिक आइडिया की तरफ आ गए, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक आंसर को हमने ले लिया। हमने उस डाटा को क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया, डिडक्ट करके हम एक स्पेसिफिक आइडिया की तरफ आ गए। अब इसी डाटा से अगर हम किसी पर्टिकुलर आंसर पे ना जा पाए, उसमें प्रोबेबिलिटीज निकल जाएं, तो क्या हो गया, वो इंडक्शन हो गया। डिडक्शन का मतलब क्या होता है, डिडक्शन का मतलब होता है कि जब डाटा को पढ़ने के बाद किसी स्पेसिफिक आंसर की तरफ आया जाए तो वो डिडक्शन है, और जब स्पेसिफिक आइडिया की तरफ ना आकर प्रोबेबिलिटीज की तरफ चला जाए तो क्या होता है, इंडक्शन है। राइट? अभी ये है क्या, ये क्या चीज थी? चलिए अब आपको 21st सेंचुरी आइडिया ऑफ इंडक्शन एंड डिडक्शन बताता हूं। अब 21st सेंचुरी आइडिया जो है डिडक्शन क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, जब कंक्लूजन 100% नेसेसिटी के साथ फॉलो हो तो डिडक्शन है, और जब आंसर सम काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटीज के साथ चला जाए तो इंडक्शन है। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जांपल लिया था, आपको याद हो कि हमारे पास 3 एप्पल हैं, 4 मैंगो हैं, तो 4 मैंगो हैं, तो टोटल कितने हो गए थे हमारे पास, 7 फ्रूट्स हो गए थे। राइट? ये हमारा एक स्पेसिफिक आइडिया है, मैंने ये डाटा पढ़ा, मैंने ये डाटा पढ़ा, सारा डाटा पढ़ने के बाद मेरे को ये पता चला लास्ट में भैया हमारे पास कितने फ्रूट्स हैं, 7 फ्रूट्स हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्पेसिफिक आइडिया हो गया, और 100% नेसेसिटी के साथ आया, सो दैट कॉल्ड डिडक्शन। राइट? और जब हम इस एग्जाम्पल की बात करें, इस एग्जाम्पल में हम सम काइंड्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज के साथ मूव कर रहे हैं कि भाई बाहर गीला है, किस कारण से, सर बारिश भी हो सकती है, सर वाटर टैंकर के कारण भी पानी आ सकता है, सर हो सकता है किसी ने वॉश करा हो सर, या सर हो सकता है गार्डन में सर किसी ने पानी दिया हो। तो यहां पर प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं। राइट? तो जब प्रोबेबिलिटीज आ जाएं तो इंडक्शन, और जब प्रोबेबिलिटीज ना आए, 100% नेसेसिटी के साथ आंसर आए, तो होता है डिडक्शन। क्लियर बच्चे? अब देखिए एक्चुअल में टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग होती कितनी है। अब बात आती है लॉजिकल रीजनिंग की टाइप की। डिडक्टिव रीजनिंग, जिसके बारे में अभी मैंने बात करी, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जिसमें 100% आंसर आपका नेसेसिटी के साथ आए। इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें प्रोबेबिलिटीज बन जाए। एब डिडक्टिव रीजनिंग, बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे क्लैट में ये 2 चीजें मेन है, एक डिडक्टिव और एक इनडिडक्टिव। अभी डिडक्टिव आपको क्लियर हो गया होगा। डिडक्टिव क्या है, जब आंसर 100% नेसेसिटी के साथ आता है। इनडिडक्टिव क्या होता है, जब आंसर प्रोबेबिलिटीज के साथ आना स्टार्ट हो जाए। अब बेटा लॉजिकल पर्पस ऑफ एनी गिवन टेक्स्ट क्या है, अगर लॉजिकल पर्पस की हम बात करें, लॉजिकल पर्पस ये भी जानना जरूरी है लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करने से पहले। व्हाट इज द लॉजिकल पर्पस? द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्शन, ए पिक्चर इन वर्ड ऑफ somebody, something और something that happened like न्यूज़पेपर। जैसे न्यूज़पेपर को आप पढ़ते हैं वो डिस्क्राइब करके देता है सारी चीजों को। राइट? एक होता है इल्यूस्ट्रेशंस, इल्यूस्ट्रेशंस इट मींस एग्जांपल्स। राइट? समथिंग दैट सर्व टू इल्यूस्ट्रेट सच ए पिक्चर और डायग्राम दैट हेल्प्स मेक समथिंग क्लियर और अट्रैक्टिव। किसी चीज को एग्जांपल के साथ बताया जाए उसको समझाने के लिए, दैट कॉल्ड इल्यूस्ट्रेशन। एक्सप्लेनेशन, व्हाट, व्हाई, हाउ। अब एक्सप्लेनेशन जैसे दिन और रात कैसे बनते हैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया जाए। आर्ग्यूमेंट, दिस वन इज द मेन इंपॉर्टेंट। प्रेसेसिव लैंग्वेज ट्राइंग टू प्रूव एन अनप्रूव फैक्ट।
रिपीट, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, प्रिसेसिव लैंग्वेज ट्राइंग टू प्रूव एन अनप्रूव फैक्ट विद द हेल्प ऑफ रीजन, विद द हेल्प ऑफ रीजन, प्रूव और अनप्रूव फैक्ट, ये प्रूव और अनप्रूव। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विजिट ताजमहल इन मई जून शुड वियर सनस्क्रीन, वाई? इट्स वेरी हॉट in this time of the year. Yes, this one is the right. The direct heat from sun might destroy your skin, so that's why यहां पर इस चीज को बोला गया है। तो किसी भी लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम गिवन टेक्स्ट के पर्पस की बात करें, लॉजिकल पर्पस की अगर हम बात करें ऑफ गिवन टेक्स्ट, तो यहां पर ये जो है हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना। दिस वन इज द 4th पॉइंट, राइट? डिस्क्रिप्शन, इलस्ट्रेशन, explanation and the argument। अब बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट काम है किसी भी पैराग्राफ को डिस्ट्रक्चर करना। जैसे आपको पता है क्लैट में अब पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसको डिस्ट्रक्चर करना आपको आना चाहिए। जितना जल्दी डिस्ट्रक्चर करोगे उतना जल्दी आंसर निकल जाएगा। अब डिस्ट्रक्चर जब तक नहीं करोगे तो आप कंफ्यूजन में रहोगे ही रहोगे। अब डिस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्ट्रक्चर? रोड सेफ्टी, एक एग्जांपल हम लेते हैं। रोड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट रिक्वायर्ड अटेंशन इन द सिटी। फर्स्टली देयर आर फ्रीक्वेंट टनल्स इन द सिटी ड्यूरिंग द पीक आवर, जाम लग जाता है भाई पीक आवर में। सेकेंडली देयर हैज बीन राइज नंबर ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट बढ़े हैं। थर्डली सिटी ट्रैफिक एड्स वैल्यू टू द सिटी इकोनॉमी। अब ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको जब मैंने डिस्ट्रक्चर करा तो डिस्ट्रक्चर करने पर मुझे क्या मिला? मुझे मिला यहां पर मेरे पास 4 क्लेम है। इट मींस 4 स्टेटमेंट है जिसमें प्रीमाइसेस कितने हैं? 3 और कंक्लूजन कितना है? 1। अब कंक्लूजन और प्रीमाइसेस को अलग जब मैंने करा डिस्ट्रक्चर में, मुझे पता चला व्हाट इज द कंक्लूजन? रोड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट रिक्वायर्ड अटेंशन इन द सिटी। अब कंक्लूजन क्या है भाई? ऑथर किस चीज के बारे में बात कर रहा है? मेन पॉइंट क्या है? वो क्या चाहता है? वो चाहता है उसके दिमाग में ऑथर के रोड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट रिक्वायर्ड अटेंशन इन द सिटी, ये उसके दिमाग में है। तो इसकी प्रीमाइसेस जो है वो कितनी बनी? 3। फर्स्टली देयर आर फ्रीक्वेंट टनल इन द सिटी ड्यूरिंग पीक आवर। सेकेंडली देयर हैज बीन राइज नंबर ऑफ एक्सीडेंट। थर्ड, सिटी ट्रैफिक एड्स वैल्यू टू द सिटी इकोनॉमी। दीज आर द प्रीमाइसेस एंड द कंक्लूजन इज 1। सो जब मैंने इसको डिस्ट्रक्चर करा तो डिस्ट्रक्चर करने पर मुझे पता चला कि सर मेरे पास 4 क्लेम्स थे। 4 क्लेम के अंदर 3 मेरी प्रीमाइसेस हैं और 1 मेरा कंक्लूजन है। इस तरीके से मुझे डिस्ट्रक्चर करना आना चाहिए। जब तक मैं डिस्ट्रक्चर करना नहीं सीखूंगा तो मैं किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो डिस्ट्रक्चर करना सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं मेरी क्लास में सबसे पहले एक ही चीज सिखाता हूं कि डिस्ट्रक्चर कैसे करा जाए, मेन पॉइंट है। अब डिस्ट्रक्चर करते ही क्वेश्चन, अभी मैंने प्रीवियस एक टेस्ट लिया था अपनी क्लास में, मैंने देखा कि लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को बच्चों ने विद इन 15 to 20 मिनट, राइट, विद इन 15 to 20 मिनट पूरा कर दिया, क्योंकि मैंने उनको सिखा दिया कि डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं। डिस्ट्रक्चर करते ही क्वेश्चन के आंसर निकलने स्टार्ट हो गए। अब बच्चे को जब तक डिस्ट्रक्चर करना नहीं आएगा तो क्वेश्चन को निकालेगा कैसे, राइट? अगला पॉइंट है बेटा, अभी हम इसके एग्जांपल लेते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स और इनडिडक्टिव के। अब डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, ये क्या चीज है? अब एक एग्जांपल मेरे पास आया, ऑल द लॉयर्स आर गुड रीडर, ऑल द लॉयर्स आर गुड रीडर, मिस्टर एक्स इज ए लॉयर, मिस्टर एक्स इज ए लॉयर, देयरफॉर मिस्टर एक्स इज ए गुड रीडर। इज दैट राइट और रॉन्ग? चलिए इसके लिए हम एक टूल का यूज करते हैं, डायग्राम टूल का, वेन डायग्राम टूल का हम समझते हैं। दिस वन इज द पार्ट ऑफ लॉयर्स एंड ऑल लॉयर्स आर गुड रीडर। दिस वन इज द गुड रीडर्स and Mr. X is a lawyer. So, Mr. X is the part of lawyer and all lawyers is the part of good reader. So, it means Mr. X is also the part of good reader. तो ये डिडक्टिव रीजनिंग क्यों हुआ? क्योंकि जो मेरे पास डाटा आया उस डाटा से उसने मुझसे पूछा, सर मिस्टर एक्स इज ए गुड रीडर, इज दैट राइट और रॉन्ग?
मैंने इस डाटा को आपस में ऐड करा और मुझे स्पेसिफिक आंसर मिला, मिस्टर एक्स क्या है, एक गुड रीडर है। चलिए इसको एक एग्जांपल से और समझाता हूं। इसको पिक्चराइज तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बेटा, ये एक्स है, ये हमारे लोअर है और ये हमारे गुड रीडर है। अब क्या कहता है कि जितने भी लोअर हैं वो सारे गुड रीडर हैं, जितने भी लोअर हैं वो सारे के सारे क्या हैं बेटे, गुड रीडर हैं। अब लोअर जितने भी होंगे 1 2 3 4 5 10 20 30 सारे गुड रीडर होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑल लोअर्स आर गुड रीडर। और वो कहता है भैया एक्स भी क्या है, एक लोअर है। अगर एक्स भी लोअर है और सारे लोअर गुड रीडर हैं तो इसका मतलब एक्स भी क्या हो जाएगा, गुड रीडर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, डिडक्टिव पार्ट हो गया। मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, मैंने 1 पढ़ी, 2 पढ़ी, 3 पढ़ी और लास्ट में जो उसने मुझसे पूछा वो एक स्पेसिफिक आइडिया जो मेरे पास आया वो बिल्कुल सही है। वो किसका पार्ट है, डिडक्टिव रीजनिंग का पार्ट है। जैसे कि यहां पर है ट्रू प्रीमाइसेस इक्वल टू ट्रू कंक्लूजन एंड द वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। दिस वन इज द वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। और इनवैलिड क्या है, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। सभी लोअर क्या है, गुड रीडर है, और मिस्टर एक्स क्या है, गुड रीडर है। क्या वो लोअर है? अब ये चीज जो है यहां पर हमारे पास गलत हो जाती है। अब गलत क्यों हो जाती है, चलिए इसको भी बताता हूं। अब देखिए क्या कहता है, आपकी स्टेटमेंट आपको क्या कहती है कि एक्स भैया गुड रीडर है, एक्स क्या है, गुड रीडर है, और सारे लोअर क्या हैं, गुड रीडर हैं। अब एक्स भी गुड रीडर है और भैया लोअर भी क्या है, गुड रीडर है। लेकिन अब यहां पर हमें यह नहीं पता लग पा रहा कि एक्स लोअर है या नहीं है, क्योंकि हमें यह पता है बोथ आर द पार्ट ऑफ गुड रीडर। सो एक्स लोअर है, ये आंसर सही नहीं है। ये डाटा जो मैंने पढ़ा इसको मैं डिडक्टिव करते हुए जब आया मेरे पास स्पेसिफिक आइडिया नहीं आ पाया। सो दैट्स वाई ये क्या हो गया, इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हो गया। ये कौन सा हो गया भैया, इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। हमने अभी पढ़ा था इंडक्शन के बारे में, इनडिडक्टिव के बारे में। चलिए इसके एग्जांपल भी ले लेते हैं भैया। अब इनडिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये आपको पता है। इनडिडक्टिव रीजनिंग जो है बेटे वो प्रोबेबिलिटीज के साथ चलती है, पॉसिबिलिटीज के साथ चलती है। अब एग्जाम्पल क्या कहता है, ऑल द इंडस वैली साइट्स वर डिस्कवर्ड इन नॉर्थर्न एंड सेंट्रल पार्क ऑफ इंडिया, सो प्रॉब्ली नेक्स्ट साइट इन इंडिया विल बी डिस्कवर्ड इन द नॉर्थर्न एंड सेंट्रल पार्क ऑफ इंडिया। अब ये क्या आपको कह रहा है कि जो इंडस वैली जो है आपकी कहां मिली है, कहां मिली है भैया, यहां पर आपको नॉर्थर्न और सेंट्रल पार्क इन दो एरिया में मिली है। कहां मिली है भैया, नॉर्थर्न और सेंट्रल पार्क में बेटा। अब ये क्या कह रहा है, सो प्रॉब्ली अगली साइट भी कहां मिलेगी, यही मिलेगी। तो क्या ये हमारे पास आंसर सही है या गलत है, चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। अभी जो हमारे पास बात आई वो बात आई कि जो इंडस वैली है वो इंडस वैली कहां मिली है, नॉर्थ के और सेंट्रल पार्ट में इंडिया के। तो वो कहता है अगली भी भैया यहीं मिलेगी। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास एक एक्स सिटी है, एक एक्स क्या है, सिटी है, और इस एक्स सिटी में एक वाई एरिया है। एक एक्स सिटी है और एक्स सिटी में क्या है, एक वाई एरिया है। अब एक्स सिटी में क्या है भाई, चोरी हो जाती है, किसी ने चोरी कर ली। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि भाई साहब जो चोर है ना वो चोर तो वाई एरिया में है। कहां पर है, वाई एरिया में है। तो पुलिस गई और पुलिस ने क्या करा, इन चोरों को पकड़ लिया और ले गई।
फिर एक बार फिर क्या होता है, एक्स में दोबारा चोरी हो जाती है, फिर इन्वेस्टिगेशन करी गई, फिर वाई में चोर पाए गए, फर्स्ट बार भी सेकंड बार भी ऐसा हुआ, थर्ड बार भी, फोर्थ बार भी ऐसा ही हुआ, अब फिफ्थ बार चोरी हो जाती है। अब चोरी जो हुई तो पुलिस अब क्या करेगी, वाई एरिया में जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले चार इमोशंस किसके साथ कनेक्ट हो गए हैं, वाई एरिया के साथ कनेक्ट हो गए हैं, इमोशन वर्ड यूज करा। अब इंडिडक्टिव रीजनिंग चलती है इमोशन बेस्ड, इमोशन कनेक्ट हो जाता है इसके अंदर। अब कनेक्ट कैसे हुआ, जैसे पुलिस का कनेक्शन जब 4 बार देखा यही मिली, तो 5वीं बार जब चोरी होती है तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि वाई एरिया में ही दोबारा क्या मिलेंगे, चोर। तो अभी जो छानबीन होगी, जो कार्य होगा पुलिस का, सबसे पहले किस एरिया में होगा, वाई एरिया में होगा। इसी तरह हमने ज्यादातर ये देखा कि नॉर्थ के और सेंटर के पार्ट में इंडिया के हमें क्या मिली है, इंडस वैली मिली है। जब भी हमने देखा यही मिलती जा रही है, तो प्रोबेबिलिटी यहां बनती है कि अगली भी कहां मिलेगी, यही मिलेगी। सो दैट्स वाई हमारा यहां पर आंसर क्या हो जाता है, ये इंडिडक्टिव रीजनिंग का ये आंसर करेक्ट हो जाता है। ट्रू प्रेमाइसिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ट्रू कंक्लूजन वैलिड इन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ये क्या हो गया है हमारा भाई, वैलिड हो गया है। अब इनवैलिड के बारे में बात करें, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी क्या कहता है इनवैलिड में, ए फ्यू कंपनीज दैट प्रोड्यूस बोटल जूस आर मेड अप ऑफ फ्रूट्स, सो प्रॉब्ली न्यू कंपनी विल प्रोड्यूस बोटल जूस मेड अप ऑफ फ्रूट। ए फ्यू, यहां पर फ्यू कंपनी की बात आई है भाई, किसकी बात आई है, फ्यू कंपनी की बात आई है, कुछ कंपनियों की बात आई है, कुछ कंपनियों की बात आई है कि कुछ कंपनियां क्या कर रही हैं, ए फ्यू कंपनी, ए फ्यू कंपनी, कुछ कंपनी क्या है भाई, फ्रूट जूस बोतल का बना रही हैं कुछ कंपनी। अब यहां पर थोड़ा सोचिए, कुछ कंपनी की बात आई है, अगर वो कुछ कंपनी का मतलब है कि वो जो एरिया है उन लोगों का जो इस प्रोडक्ट की डिमांड करता है वो लिमिटेड है, और उस लिमिटेड एरिया को कैप्चर कर रखा है उन कंपनियों ने। ये अगर इसका लिमिटेशन नहीं होता तो फ्यू कंपनी के बजाय क्या होता है यहां पर ज्यादातर कंपनियां, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां क्यों होती, क्योंकि हर आदमी उस चीज की तरफ जाएगा ना जहां पर प्रॉफिट होगा। अब कुछ कंपनियां कर रही हैं, अगर ज्यादा प्रॉफिट होता तो बहुत सारी कंपनियां करती है काम, प्रॉफिट थोड़ा है तो इसका मतलब वही कंपनी इस चीज को काम कर रही है जो ऑलरेडी पहले से इस चीज को बना रही है, या उनका लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड उनकी डिमांड है, तो वो ये पूरा कर रही है। अब इसी चीज के अंदर एक नई कंपनी घुस जाए, अब नई कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारा स्ट्रगल, जो पहले से ही यहां पर जमी हुई है इन कंपनियों को यहां से निकालना होगा, और स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि रीजन, क्योंकि उसकी डिमांड जो है, उसके कस्टमर जो है वो लिमिटेड है, और वो पहले से ही इस कंपनी के फेवर में है, इसके लॉयल है। अब नई कंपनी अगर आएगी मार्केट में तो उसे सरवाइव करना पड़ेगा, तो इसका मतलब मैं ये इमोशन के साथ मेरा ये कनेक्ट नहीं हो पाया, सो दैट्स वाई क्या हो गया, ये इनवैलिड हो गया, इनवैलिड इनडिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर बेटे? अब देखिए, मैं लॉजिकल रीजनिंग का जितना मैंने अभी आपको कराया, इसके बेस पर प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, और आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्लैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पढ़ के आप लोगों को ऐसा लगेगा जितना मैंने कराया है, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप पहली बार कर रहे हैं, मतलब मजा आ जाएगा, मैं पक्का बोल रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है, इमेजिन यू हैव जस्ट बीन अपॉइंटेड एज ए कंसल्टेंट फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट इज एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन इट्स प्रोडक्शन, डिक्लाइन इन इट्स प्रोडक्शन। कंपनी के साथ समस्या आ रही है कि उसके प्रोडक्ट को डिक्लाइन करा जा रहा है, और आपको अपॉइंट करा गया है कंसल्टेंट के लिए कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, पता लगाओ, इस चीज को दूर करो हमारी को। अब आपने क्या करा, द कंपनी प्रोड्यूस ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट द ओवरऑल आउटपुट। आपका टास्क, योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ दिस डिक्लाइन एंड रिकमेंडेड सॉल्यूशन।
आपको पता लगाना है भैया और क्या करना है, सॉल्यूशन देना है कि भाई आप इस चीज को ऐसे दूर कर सकते हो, इस चीज को ऐसे दूर कर सकते हो, राइट। अब देखिए आपने अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें स्टार्टिंग में क्या पता लगाया, एज यू बीइंग योर इन्वेस्टिगेशन यू गैदर इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग। आपने क्या क्या पता लगाया भैया, आपने पता लगाया द कंपनी रिसेंटली इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्शन सिस्टम। कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम लेके आई है, एक नया प्रोडक्शन सिस्टम लेके आई है, और वो क्या है, मोर ऑटोमेटेड है, ज्यादा ऑटोमेटेड है। The company recently introduced a new production system that is more automated but requires highly specialized operator। भाई कंपनी मशीन तो ले आई, अब उस मशीन को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट है हाईली स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर्स की जरूरत है। तो पहला पॉइंट तो आपको यह पता लगा। चलिए आगे क्या पता लगा आपको, द वर्क फोर्स हैज रिपोर्टेड, वर्कफोर्स ने क्या रिपोर्ट करा भाई, ए लैक ऑफ मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फिकेशन विच हैज लीड टू इंक्रीज एब्सेंटीज्म। अब कंपनी की जो वर्कफोर्स है, अब कंपनी क्या कर रही है, अपनी वर्कफोर्स जो है, लेबर जो है, ना तो उनको मोटिवेट करती और ना वो क्या है भैया उनके पास जॉब सेटिस्फिकेशन है। तो अब ये दोनों चीज है नहीं, तो ये दोनों चीज नहीं है तो हो क्या रहा है भैया, अब यहां पर क्या बढ़ गया है, एब्सेंटीज्म बढ़ गया है, एब्सेंट जो है वो एरिया इंक्रीज हो गया है। अब कोई भी कंपनी चाहे कोई भी कंपनी हो, उसका मालिक कोई भी क्यों ना हो, मालिक कभी काम नहीं करता, काम करते हैं वर्कर, और वर्कर को समय समय पर मोटिवेट करना, जॉब सेटिस्फिकेशन देना, यह कंपनी की एक जिम्मेदारी है, और वो कंपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है, जिसके कारण लोगों के अंदर डर है, भय है, और इसी के कारण यहां पर एब्सेंटीज्म जो है बढ़ता जा रहा है। देयर हैव बीन सर्वल ब्रेकडाउन, अब एक प्रॉब्लम हो रही भाई, देयर हैव बीन सर्वल ब्रेकडाउन इन न्यू मशीनरी लीडिंग टू प्रोडक्शन डिले और क्वालिटी इशू। अब क्वालिटी इशू और डिले, अब कोई मशीन चलती जा रही है भाई और चलते हुए एकदम ब्रेकडाउन आ जाए तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या हो जाएगा, फर्क आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अब कोई कंपनी जो है कपड़ा बना रही थी, एकदम ब्रेकडाउन आ गया तो कपड़े में क्या हो जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा, मशीन चलते चलते रुकेगी, दोबारा स्टार्ट होगी तो उस एरिया में डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, वो पर्टिकुलर एरिया क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। अब ब्रेकडाउन हो रहे हैं, अब ब्रेकडाउन काफी तरीके से हो सकते हैं, हो सकता है लाइट जा रही हो, या यहां पर स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर भी नहीं है, मशीन को ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे हो, बहुत सारे इश्यू हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको पता चला, द कंपनी कॉम्पिटिटर हैव एडोप्टेड सिमिलर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। अब मैंने देखा कि कॉम्पिटिटर ने भी क्या करा भाई, सेम मशीन लेके आया। अब मेरे दिमाग में यह था, हो सकता है हमारी मशीन खराब हो सकता है मशीन अच्छी ना हो, लेकिन दूसरी कंपनी के पास भी तो सेम मशीन है जो हमारे पास है, लेकिन उसकी तो भाई क्या हो गई, उसकी तो चांदी हो गई, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। ये तो भैया हमारी मशीन में तो कमी है नहीं। अब अगला पॉइंट क्या पता लगाया, कस्टमर कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी हैव बीन इंक्रीज इन रिसेंट मंथ। अब भैया लोगों ने यह भी बताना शुरू कर दिया, सर आपके सामान में कमी आ गई है, पिछले कुछ महीनों से ये शिकायत भी आती जा रही है, तो बहुत सारी कमियां पता लगी। अब इन सारी कमियों को पता लगाने के बाद आपको सॉल्यूशन देना है बेस्ट से बेस्ट। तो क्या बेस्ट सॉल्यूशन होगा, तो पहला पॉइंट एग्जामिनर ने आपसे पूछा, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जो जानकारी आपको दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल रूट काज ऑफ डिक्लाइन इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी। भाई मेन रूट काज बता दो, सबसे पहले मेन रूट काज क्या है। अब जैसे मैंने बताया था मेन रूट काज क्या होता है, मेन रूट काज को छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए, कोई कंपनी का मालिक खुद काम करेगा या वर्कर काम करेंगे, वर्कर काम करेंगे। जितना बेटर वर्कर काम करेंगे, जितना अच्छा वर्कर काम करेंगे, उतना कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब चलिए ये क्या कहता है,
द इंट्रोडक्शन ए न्यू प्रोडक्ट सिस्टम, ये तो गलत हो गया भाई। नया सिस्टम जो आया है, नई मशीन जो आई है, वो तो काम को बढ़ाएगी, वो घटाएगी थोड़ी ना, क्योंकि कॉम्पिटिटर कंपनी भी क्या कर रही है, उसी मशीन को लाके अपने काम को बढ़ा रही है। लैक ऑफ मोटिफिकेशन एंड जॉब सेटिस्फिकेशन, ये हो सकता है। इंक्रीज एब्सेंटिज्म, तो एब्सेंटिज्म को दूरी तो करना है, तो इससे बेटर तो सेकंड ही है। ब्रेक डाउन इन मशीनरी, गलत। इसका आंसर आएगा लोग लैक ऑफ मोटिवेशन एंड जॉब सर्टिफिकेट अमोंग द वर्कफोर्स। भाई हमारे वर्कफोर्स में जॉब सेटिस्फिकेशन ही नहीं है, मोटिवेट ही नहीं कर रहे उन लोगों को, तो फिर वो क्या करेंगे, वो काम अच्छे से नहीं करेंगे, काम अच्छे से नहीं करेंगे तो होगा क्या हमारे साथ। मेन रूट काज तो यही है। अब मेन रूट काज को दूर कर दीजिए, जैसे ही इसको दूर करेंगे क्या हो जाएगा, जॉब सेटिस्फिकेशन लोगों के पास आ जाएगी। अब नई मशीन आई है, हो सकता है वो आदमी जो नई जो मशीन आने के कारण उनको ये लगे कि सर अब हमारी नौकरी चली जाएगी, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो काम को, तो उनको बताना तो पड़ेगा भैया मशीन आई है तो आपकी जॉब को कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी जॉब एज इट इज रहेगी। और इसके कारण क्या होगा, वो काम अपना अच्छे से सुचारू रूप से करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है, भाई नई मशीन आई है तो काम बढ़ेगा घटेगा नहीं, हमारी जॉब पक्की है। तो ये बताना किसे पड़ेगा, ये बताना तो कंपनी को पड़ेगा ना, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। किसी भी कंपनी का, इस कंपनी का नहीं, किसी भी कंपनी का मेन रूट काज अगर वो डिक्लाइन हो रहा है तो मेन रूट काज क्या होगा, वहां पर वर्क फोर्स अच्छे से काम नहीं करती मिलेगी। और वर्क फोर्स अच्छे से काम तभी करेगी जब वो सेटिस्फाई होंगे। और सेटिस्फाई कौन करेगा, सेशंस करेंगे। कौन से सेशन, जो मोटिवेट सेशंस होते हैं, राइट बेटे। नेक्स्ट, what makes the introduction the new production system as potential contribution factor to the decline efficiency। अब प्रोडक्शन सिस्टम में एक कॉज बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था उसने, उनको किस चीज की जरूरत थी, रिक्वायर्ड हाईली स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर। अब देखिए मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूं लाइन को, ये रहा फर्स्ट पॉइंट, द कंपनी रिसेंटली इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्शन सिस्टम दैट इज ऑटोमेटेड बट रिक्वायर हाईली स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर। और यही क्वेश्चन इसने दोबारा आपसे पूछ लिया कि बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल रूट काज द डिक्लाइन। ये कहां गया, हाँ ये रहा। व्हाट मेक्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्शन सिस्टम, नए प्रोडक्शन सिस्टम को किन लोगों की जरूरत है, उनकी जरूरत है जो हाईली रिक्वायर्ड हो, स्पेशलाइज्ड हो, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटे सेकंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन द कंपनी सिचुएशन एंड द कॉम्पिटिटर। अब कॉम्पिटिटर के पास और कंपनी के पास जो है मेन, उसने पूछा भाई क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या है, चलिए इसको देखते हैं। बोथ द कंपनी एंड इट्स कॉम्पिटिटर हैव इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्शन सिस्टम, ये तो गलत है भाई। उनके पास नया है तो उनकी तो क्या हो गई है, बढ़ गया है, तो नया तो इनके पास था, इनको भी बढ़ाना चाहिए था, ये तो गलत है। द कंप्यूटर है एक्सपीरियंस इंक्रीज कस्टमर, नहीं ये तो इनके साथ हो रहा है। द कंपनी वर्कफोर्स लैक मोटिवेशन जॉब सेटिस्फिकेशन, ये पॉसिबल है। द कंपनी मशीनरी इज प्रोन टू ब्रेक डाउन, नहीं। क्या है मेन रूट काज, क्या है मेन जो कंपनी का जो क्रिटिकल डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस है यहां पर ये वाला, द कंपनी वर्कफोर्स लैक्स मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फिकेशन। जैसे ही ये चीज दूर हो जाएगी, लोग अच्छे से काम करना शुरू करेंगे, वर्कफोर्स अच्छे से काम करना शुरू होगी। अब जैसे ब्रेक डाउन हो रहे हैं, मान लीजिए इसी चीज को ले लेते हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वो निरस मन से काम कर रहा है, अच्छे मन से काम ही नहीं कर रहा है, उसको पता है कि मुझे उस पॉइंट पे जाके उस चीज को ठीक करना है वरना ब्रेक डाउन आ जाएगा। वो सोच रहा है छोड़ यार, आने दे यार, जॉब तो जानी है मेरी, छोड़ रहने दे, वो तो ब्रेक डाउन आएगा ही आएगा ना। लेकिन उसको ये लगेगा कि भाई साहब ये मेरी जिम्मेदारी है, मालिक का नुकसान मेरा नुकसान है, तो उसको पता है कि वो ब्रेक डाउन होने वाला है, तुरंत उसको चीज को जाके ठीक करूं, तो ठीक करेगा तो ब्रेक डाउन आएगा कैसे, आ ही नहीं सकता। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मोटिवेशन सेशंस को लेना पड़ेगा, जॉब सर्टिफिकेशन देनी पड़ेगी वर्कफोर्स को। व्हाट कुड बी पॉसिबल सिचुएशन टू एड्रेस द डिक्लाइन इन न्यू प्रोडक्शन एफिशिएंसी, इसकी बात अब करते हैं। व्हाट कुड बी पॉसिबल सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा। अब पॉसिबल सॉल्यूशन यहां पर पूछा है,
हर बार उसी चीज को लेके आ रहा हूं। पॉसिबल सॉल्यूशन तो इसमें भी बताया, उसमें भी बताया। इंप्लीमेंट ए मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोग्राम फॉर द वर्कफोर्स, इसका भी आंसर क्या आएगा? बी आएगा, बिना देखे ही। अब आपको समझ में आ गया कितना आसान है लॉजिकल रीजनिंग को करना, बिल्कुल आसान। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। बेटा ऐसी ही वीडियो मैं आगे भी लेके आता रहूंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करता रहूंगा। बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और रिमेंबर बेटे इस बात को याद रखें कि अगर आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी चाहिए तो साथ में बेल आइकन को भी दबाना, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपके पास वीडियो का, आप तुरंत देखोगे। अब बच्चे कुछ ही दिन यहां पर एग्जाम के रहते हैं, आप मन लगाकर पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। 1 दिसंबर को आपका एग्जाम है बच्चे क्लैट का। तो लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल आसान है, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। मुश्किल है, बिल्कुल आसान है। जैसे अभी आपने देखा, मैंने आपको कराया, 1% भी आपको मुश्किल नहीं लगी होगी। चलिए बच्चे, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।